तो चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि भाई जो आपका फ्रिंजेस बनते हैं वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं। सेंटर पे आपका ब्राइट फ्रिंज बनता है और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे या फिर डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनका सेंट्रल स्पॉट से कहाँ कितने दूरी पर बनते हैं वो भी हमने देखा था। जो आपका ब्राइट फ्रिंज nth ब्राइट फ्रिंज बनता है वो कितनी दूर पर बनता है? एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। और जो आपका nth डार्क फ्रिंज बनता है वो कहाँ पर बनता है? 2n-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d पर बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली थी। प्लस हमने विड्थ ऑफ फ्रिंजेस भी पढ़ा था कि डी लैम्डा बाई आपका विड्थ दोनों, आपका डार्क का भी और आपका ब्राइट का भी, दोनों फ्रिंजेस का विड्थ कितना होता है? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि सर अगर मेरे को ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है उसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर मेरे को ऐसा पैटर्न बनाना है जहां मेरे को क्लियर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस एकदम अच्छे से दिखे, बिल्कुल साफ दिखना चाहिए कि अगर ये ब्राइट है तो यहां पर ब्राइट है, बगल में डार्क है तो पूरा डार्क है। अगर मेरे को बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट पैटर्न बनाना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो हम क्या कंडीशंस रखेंगे ताकि मेरे को जो पैटर्न बने वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डार्क और ब्राइट एक दूसरे में मिले हुए हैं ताकि मेरे को नेकेड आइज से पता ही ना चले कि कहां ब्राइट फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है। तो अब लिखिए कंडीशंस फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर मेरे को बिल्कुल डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? सबसे पहला कंडीशन तो यही होना चाहिए भाई कि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। सोर्स ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट कहने का मतलब ही है कि आपका ω1 और ω2 जो होना चाहिए दोनों रेज ऑफ लाइट का वो बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर लाइट सोर्स आपका कोहेरेंट नहीं होगा तो जो भी आपका पैटर्न स्क्रीन पर बना, अगर मान लीजिए यहां पर आपका ब्राइट पैटर्न बना तो ये कुछ देर के बाद फिर यहां डार्क भी बन जाएगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। किसी एक पोजीशन पर आपका ना तो आपको डार्क मिलेगा ना ब्राइट मिलेगा, वो समय के साथ बदलते रहेगा, कभी डार्क कभी ब्राइट, कभी डार्क कभी ब्राइट। तो हम चाहते हैं कि अगर मेरे को ऐसा पैटर्न चाहिए कि भाई अगर एक बार वहां डार्क बना तो वहां डार्क ही रहे, अगर एक बार वहां ब्राइट बना तो वहां ब्राइट ही रहे, हम उसमें टाइम के साथ चेंज हम नहीं चाहते हैं, तो हम कौन सा सोर्स यूज करेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज करेंगे। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने इंटरफेरेंस वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए भाई कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द रेज ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द रेज ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द रेज ऑफ लाइट should be, amplitude of both the rays of light should be nearly same। मतलब जरूरी नहीं कि बिल्कुल बराबर ही हो, बट आसपास जरूर होना चाहिए। बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए आपका जो पहला सोर्स ऑफ लाइट है उसका आपका एम्पलीट्यूड है A1, जो दूसरा है उसका है आपका A2। आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस वाले लेक्चर में कि जो आपका रिजल्टेंट इंटरफेरेंस आप जहां पर होता है, जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आया था A1 प्लस A2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका AR आया था A1 माइनस A2। ये आपने पढ़ा था। ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो वहां आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका A1 माइनस A2 होगा, यहाँ A1 प्लस A2 होगा। ठीक, अब मान लीजिए हमारा ये जो कंडीशन है कि एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द रेज ऑफ लाइट शुड बी नियरली सेम, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा? मान लेते हैं कि पहला जो रे ऑफ लाइट है इसका एम्पलीट्यूड है 100 और दूसरे वाले का कितना है? दूसरे वाले का है 10। बहुत ज्यादा अगर दोनों में अंतर है तो क्या होगा? जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 110, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 90। इन दोनों में क्या बहुत ज्यादा अंतर है? बहुत ज्यादा अंतर दोनों बिल्कुल आसी पास तो यार, 110 और 90। मतलब जो आपको पैटर्न बना वहां क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि यार ये मेरा ब्राइट है ये मेरा डार्क है। बट अगर हम दोनों को पास ले लें, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको 100 ले लेते हैं, इसको भी 100 ले लेते हैं, दोनों को नियरली, चलो 90 मान लेते हैं, इसको 90 मान लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसपास हमने दोनों का एम्पलीट्यूड लिया। अब अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको कितना मिलेगा? 190।
और जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां आपको कितना मिलेगा 10। अब जो पैटर्न बनेगा जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां आपको अच्छा खासा ब्राइट पैटर्न देखने को मिलेगा, और जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर आपको बिल्कुल डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप क्लियरली डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कहां आपका ब्राइट पैटर्न है, कहां आपका डार्क पैटर्न है। तो इस वजह से दोनों जो आपके रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं S1 और S2 से, वो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। आया बात समझ में? तीसरा जो कंडीशन था, जो हमने न्यूमेरिक, जो हमने फॉर्मूले डेराइव करे थे, उसमें हम जो तीसरा कंडीशन ले रहे थे वो था कि जो D, कैपिटल D होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल d से काफी ज्यादा होना चाहिए। कैपिटल D क्या था, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था कैपिटल D, और ये स्मॉल d क्या था, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था आपका स्मॉल d। तो ये कैपिटल D जब स्मॉल d से काफी ज्यादा बड़ा हो रहा था तो हो क्या रहा था, जो रेज ऑफ लाइट S1 और S2 से आ रही थी उनको हम ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल मान रहे थे, और थीटा को हम निकाल करके उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो रहा था। तो आपका ये भी जो कंडीशन है, कैपिटल D शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल d, ये भी आपका फुलफिल होना चाहिए। आखिरी कंडीशन जो होगी वो होगी कि जो आपका सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, जो आपको सिंगल कलर का लाइट दे। सिंगल कलर कहने का मतलब सिंगल एम्पलीट्यूड का लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स हैं। आपने पहले क्लास में इसका एक सवाल पूछा था कि अगर सर व्हाइट लाइट को हम यूज करेंगे तो क्या होगा, पूछा था। हमने बताया था कि जब लाइट्स का लास्ट टॉपिक वही आने वाला है, तभी हम लोग यही पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपने सिंगल कलर का लाइट यूज नहीं किया, आपने व्हाइट लाइट यूज कर लिया जिसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो अगर आप 7 रंगों को यूज करके बनाएंगे इंटरफेरेंस पैटर्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, तो ऐसा कौन सा कयामत हो जाएगा जो कहा जा रहा है कि नहीं भाई 7 रंग नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही रंग का लाइट होना चाहिए। वो अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे, इतना लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास वही सेम एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम व्हाइट लाइट का यूज करके करने वाले हैं। मान लीजिए आपका ये स्लिट है, आपका S1 और S2, इन दोनों के बीच आपका दूरी कितनी होती थी, D। यहां पर आपका सपोज कर लो ये है आपका स्क्रीन जहां पर आपको पैटर्न देखना है। ये वाला पॉइंट कौन सा होता था, ये वाला होता था आपका सेंट्रल पॉइंट, ठीक। यहां पर क्योंकि दोनों रेज ऑफ लाइट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचती थी, जिसके चलते पाथ डिफरेंस 0 होता था, तो यहां आपको क्या मिलता था, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। यहीं पर आपको मिलता था क्या, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ठीक है। तो ये वाला है आपका क्या, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, क्योंकि यहां पर जो दोनों रेज ऑफ लाइट आई वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आई। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मेरे को ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे इधर भी मिलेगा, फिर आपका ऊपर डार्क भी मिलेगा, ब्राइट भी मिलेगा, यही सब तो हो रहा था। अब मान लो कि ये सेम एक्सपेरिमेंट जो पहले आप मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट का यूज करके कर रहे थे, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को व्हाइट लाइट का यूज करके करेंगे तो ऐसा कौन सा कयामत होगा, यही मेरे को जानना है। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां से ये आपका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, इसके तुरंत बाद क्या बनेगा, पहला डार्क स्पॉट बनेगा, फर्स्ट डार्क स्पॉट बनेगा। मान लीजिए यहां पर आपका बना फर्स्ट डार्क स्पॉट, कितनी दूरी पर बनेगा, आपने दूरी निकाला था YND, nth डार्क स्पॉट का दूरी क्या आया था, 2n-1 इंटू d लैम्बडा बाई 2d। तो अगर यहां पर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको पहले डार्क स्पॉट का सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से दूरी मिल जाएगा। तो y1d क्या हो जाएगा, ये आपका निकालोगे तो ये आएगा आपका d लैम्बडा बाई 2d। मतलब यहां पर d लैम्बडा बाई 2d दूरी पे जाने के बाद आपको पहला डार्क स्पॉट मिल जाएगा, ठीक। मेरे को बात बताओ, ये जो फॉर्मूला आपका आया y1d इज इक्वल टू d लैम्बडा बाई 2d पर, ये लैम्बडा पर डिपेंड कर रहा है, लैम्बडा पर डिपेंड कर रहा है। जब आप सिंगल वेवलेंथ का लाइट यूज करते थे, सिंगल कलर का लाइट यूज करने का मतलब है सिंगल वेवलेंथ का लाइट, तो आपका लैम्बडा जो था वो कांस्टेंट था, एक ही लैम्बडा था। अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो व्हाइट लाइट में क्या है, 7 रंग है, विब ग्योर, ये 7 रंग, और 7 रंगों का अपना अपना वेवलेंथ है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का। इसका वेवलेंथ सबसे कम, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अगर आप यहां पर वायलेट को डालोगे, वायलेट वाला वेवलेंथ डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डार्क स्पॉट किसका मिलेगा, वायलेट का मिलेगा, d लैम्बडा b बाई 2d। और जब आप इसमें लैम्बडा r डालेंगे तो आपको किसका डार्क स्पॉट मिलेगा, आपको मिलेगा डार्क स्पॉट ऑफ रेड लाइट, जो आपको कहां मिलेगा, d लैम्बडा r बाई 2d।
क्योंकि लैम्बडा वी कम है लैम्बडा आर से, मतलब आपको सबसे पहले किसका डार्क स्पॉट मिलेगा? आपको मिला वायलेट का डार्क स्पॉट। ये सिर्फ वायलेट का डार्क स्पॉट है। यहां पर बाकी सारे कलर्स जीरो नहीं हुए हैं, बाकी सारे कलर्स डार्क नहीं हुए हैं, सिर्फ वायलेट डार्क हुआ है। तो क्या आपको क्लियर डार्क देखने को मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही कलर आपका डार्क हुआ है, बाकी 6 रंग यहां पर हैं। मान लीजिए थोड़ा दूर आप गए, यहां पर आपको मिला किसका डार्क मिला? यहां पर आपको मिला Y1D, मतलब आपको रेड वाले का डार्क मिला। अब यहां पर सिर्फ आपका रेड वाला ही डार्क हुआ है, बाकी 6 रंग वहां पर हैं। तो क्या आपको क्लियर डार्क पैटर्न देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि हम व्हाइट लाइट को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप व्हाइट लाइट को यूज करेंगे तो इसमें है 7 रंग, 7 रंग एक जगह डार्क नहीं होंगे, 7 रंग का डार्क होने का स्पॉट अलग अलग होगा, मतलब आपको क्लियर डार्क स्पॉट नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोला गया था कि भाई अगर आपको डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो आपको सिंगल कलर का लाइट यूज करना पड़ेगा, ताकि एक रंग हो वो एक जगह ब्लैक हो तो क्लियर आपको ब्लैक दिखेगा, उसको व्हाइट बनाने वाला और बाकी वहां पे कोई रंग नहीं होना चाहिए। आया समझ में? लिख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, इसी में एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, सिंगल कलर का ही लाइट आपने यूज करके कंडक्ट किया। मान लीजिए आपने पहले यूज किया वायलेट, पहले आप वायलेट का यूज करके कर रहे थे तो आपको वहां पर पैटर्न देखने को मिल रहा था ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अगर आपने वायलेट को हटा करके रेड का यूज कर दिया तो पैटर्न सेम मिलेगा या डिफरेंट पैटर्न में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? अगर आप यहां पर कलर चेंज करेंगे तो जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है वो सेम होगा बिल्कुल, या उसमें कुछ डिफरेंस आएगा? पैटर्न सेम रहेगा सर, डिस्टेंस घट बढ़ सकता है, मतलब ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट के बीच का डिस्टेंस कम हो सकता है। रेड अगर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, वायलेट करेंगे तो कम हो जाएगा। देखिए अंतर कहां पर होगा। आपने कल विड्थ ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला पढ़ा था। विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता था? डी लैम्बडा बाई स्मॉल डी। ब्राइट फ्रिंज के लिए भी होता था, डार्क फ्रिंज के लिए भी यही होता था। अगर आप वायलेट का यूज करके यहां पर पैटर्न बनाओगे तो आपका जो विड्थ आएगा वो वायलेट के यहां पर वायलेट का वेवलेंथ यूज करोगे, और वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। अगर आप रेड का यूज करके बनाओगे तो वहां जो आपका फ्रिंज बनेगा उसका विड्थ क्या होगा? उसका फॉर्मूला ये हुआ। और यहां पर क्योंकि लैम्बडा आर होता है मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, मतलब वायलेट केस में जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वहां जो फ्रिंजेस का विड्थ होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि लैम्बडा भी आपका कम होता है लैम्बडा आर से। और रेड आप यूज करेंगे तो रेड के केस में जो आपका फ्रिंजेस का विड्थ होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि लैम्बडा आर जो होता है आपका लैम्बडा वी से ज्यादा होता है। आया समझ में? इसको भी लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ हमें बनाना है। एक बात बताओ, आपने इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था आई आर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये फॉर्मूला हमने जब इंटरफेरेंस वाला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आया था। ठीक, अब मान लीजिए कि इफ अगर आपका I1 I2 के बराबर हो और उसको हम I बोल दें, दोनों I1 और I2 को हम बराबर करके I अगर मान लें तो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? I प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I इंटू अंडर रूट I इंटू कॉस फाई, और अंडर रूट I क्या बन जाएगा? 2I बन जाएगा। तो ये भी हो गया आपका क्या? 2I इंटू कॉस फाई। IR क्या बन जाएगा? 2I प्लस 2I इंटू कॉस फाई। 2I को कॉमन ले लो तो 2I इंटू 1 प्लस कॉस फाई, और 1 प्लस कॉस फाई का ट्रिग्नोमेट्री से आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो यहां से आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बन के आ गया? 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब आपको पता है कि भाई साहब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये cos स्क्वायर 5/2 का वैल्यू 1 हो जाए।
जब 1 होगा तो ये मैक्सिमम देगा आपको। तो IR का मैक्सिमम वैल्यू, IR का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया आपके पास 4i, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गया 0। जब ये आपका cos स्क्वायर 5/2 का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो ये आपका इंटेंसिटी IR, आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। अब आपको IR मैक्स पता है, IR मिन पता है, इनके हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। बट उससे पहले आप ये लिख लीजिए। तो आपको पता है कि जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i होगी, और जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी। इसी चीज को ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। मान लीजिए आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। y एक्सिस पर आप दिखा रहे हैं इंटेंसिटी, और x एक्सिस पर आप दिखा रहे हैं, सपोज करिए आप दिखा रहे हैं लैम्बडा। ठीक, आपको पता है कि जब आपका पाथ डिफरेंस, पाथ यहां पर आप दिखा दो, यहां पर बेहतर होगा आप पाथ डिफरेंस लिखो, यहां पर आप लिख लो पाथ डिफरेंस। आपको पता है कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहां पर आपको मिला 4i। जब आपका पाथ डिफरेंस λ/2 होता है तब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और यहां पर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर आपको क्या मिला, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i, यहां पर क्या मिला, मिनिमम इंटेंसिटी λ/2 के पास कितना मिला 0। फिर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है कहां होता है, जब आपका लैम्बडा होता है तो यहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कितना होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका इंटेंसिटी 4i फिर से हो जाएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना कि लैम्बडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू n लैम्बडा होगा तो आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब n का वैल्यू 1 मतलब डेल्टा x बराबर लैम्बडा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू n लैम्बडा, n का वैल्यू 1 लैम्बडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, λ/2 पे उसी तरह से डेल्टा x आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता था 2n - 1 इंटू λ/2। जब n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा λ/2, मतलब λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और लैम्बडा पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर आपका n का वैल्यू जब आप 2 रखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले में, मतलब आपका क्या आएगा 3λ/2, और 3λ/2 पे भी आपका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 0। फिर आपका n का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब 2λ पर आपको क्या मिलेगा 4i मिलेगा। तो आपका 3λ/2 पर आपको क्या मिला, मिनिमम इंटेंसिटी मिला, और 2λ पर आपको क्या मिला, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला। कितना मिला 4i मिला। सेम चीज आपका तब भी होगा जब आपका -λ/2 होगा। तो -λ/2 पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, -λ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, -3λ/2 पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और -2λ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो सेम ग्राफ जो आपने उधर ड्रॉ करा है इधर भी बना लो। यहां पर क्या मिला आपको, डिस्ट्रक्टिव, यहां पर क्या मिला था, कंस्ट्रक्टिव, यहां पर क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव, यहां पर क्या मिला आपका कंस्ट्रक्टिव। जब आप इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, इंटेंसिटी का कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको मिल रहा है। इसका ग्राफ का मतलब क्या है, अगर आपको इस तरह से आपकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है पाथ डिफरेंस के साथ, अगर इस तरह से आपकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है पाथ डिफरेंस के साथ, इसका मतलब क्या है, ये तो आपको दिख रहा है कि 4i, और यहाँ पे 4i, यहाँ पे 0, बट इसका मतलब ये है कि भाई आप बोल रहे हैं कि ये आपका ब्राइट स्पॉट है, बट ब्राइट स्पॉट भी ऐसा नहीं है कि यहां से लेके यहां तक सारा का सारा ब्राइट एक इक्वल ब्राइट है, इक्वल ब्राइट नहीं है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कहां मिलेगी, जब आपका डेल्टा x पूरी तरह से 0 है। जैसा आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, ब्राइट अभी भी है बट उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। डार्क जहां पे मिलेगा उसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको डार्क है, नहीं, सबसे सेंटर पे ज्यादा डार्क है, और धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी डार्कनेस कम होती जा रही है। मतलब इंटेंसिटी जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से वेरी करता है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ब्राइट स्पॉट का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ब्राइट, सेंटर पे ज्यादा ब्राइट, और जैसे जैसे सेंटर से दूर भागोगे आपका ब्राइटनेस कम होगा। डार्क स्पॉट भी आपका सेंटर पे सबसे ज्यादा डार्क, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर भागेंगे आपका डार्कनेस कम होता जाएगा। बना लीजिए। अगला हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ ब्राइट
number of bright and dark fringes, number of bright and dark fringes। भाई आपने बोला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि अगर आप दो स्लिट से लाइट को पास कराओगे तो लाइट्स इंटरफेयर करेंगी, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी वहां वहां ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जहां जहां डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वहां वहां डार्क स्पॉट मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कितनी ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगी, कितने ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, तो आप कैसे बताएंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने डार्क स्पॉट्स मिलेंगे, कितने डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, तो आप कैसे बताएंगे? अब उस चीज का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे? फिर से सेटअप बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका स्लिट है S1 और ये है आपका S1 और ये है आपका S2, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता था? D। यहां पर है आपका स्क्रीन, ये हो गया आपका स्क्रीन। आपको पता है कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट होता था, सेंट्रल राइट, यहां पर आपका दोनों जो रेज ऑफ लाइट आती थी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आती थी, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आती थी का मतलब क्या? यहां पर आपको क्या मिलता था? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट आपको यहां पर मिलता था। और उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाते थे आपको फर्स्ट डार्क स्पॉट मिलता था, फिर फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिलता था, फिर सेकंड डार्क स्पॉट मिलता था, फिर सेकंड ब्राइट स्पॉट मिलता था। उसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिराइव करा था। जो आपका फॉर्मूला था, मान लीजिए आपका nth डार्क स्पॉट के लिए जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था आपका 2n-1 इंटू क्या था? d लैम्डा बाई 2d। और जो आपका nth आपका ब्राइट स्पॉट था, इसके लिए क्या फॉर्मूला आया था? nd लैम्डा बाई स्मॉल d। अब मान लो कि हम आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि कितने आपको ब्राइट स्पॉट्स मिले, तब कैसे पता करोगे? आपको इतना तो पता है ना कि इस फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू 1 रखते थे तो आपको पहला ब्राइट स्पॉट मिलता था, जब n की वैल्यू 2 रखते थे तो दूसरा मिलता था, 3 रखते थे तो तीसरा मिलता था। तो जैसे जैसे ये n का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे ब्राइट स्पॉट भी बढ़ रहे हैं। जब n का वैल्यू 1 तो 1 ब्राइट स्पॉट मिला, n का वैल्यू 2 तो 2 ब्राइट स्पॉट मिले, n का वैल्यू 3 तो 3 ब्राइट स्पॉट्स मिले। तो अगर हम n का मैक्सिमम वैल्यू पता कर लें, n का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें कि भाई n कितना ज्यादा हाई हो, कितना ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है, तो हमको पता चल जाएगा कितने ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। जब n का 1 वैल्यू हो रहा है तो 1 ब्राइट स्पॉट, 2 हो रहा है तो 2 ब्राइट स्पॉट, 3 हो रहा है तो 3 ब्राइट स्पॉट। तो अगर हम n का ही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने ब्राइट स्पॉट है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? आपको पता है कि भाई जो आपका ये फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला आपका कैसे आया था? ये फॉर्मूला आने के लिए आपने क्या किया था कि यहां से आप y ऊपर गए थे, मान लिया था कि यहां पर मान लेते हैं आपका पहला ब्राइट स्पॉट मिला, यहां से आप y ऊपर गए थे, y ऊपर जाने के बाद आपने क्या किया था? यहां से एक रे को यहां भेजा था, सेम यहां से आपने एक रे को यहां भेजा था। सॉरी ये लाइन थोड़ा सा तिरछा बन गया, बट आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने यहां से भी दूसरे वाले स्लिट से भी क्या किया था? एक रे को आपने यहां पर भेजा था। ये वाले एंगल को आपने कितना बोला था? इस वाले एंगल को आपने बोला था थीटा, और क्योंकि आप इन दोनों रेस को पैरेलल मान लिए थे तो ये एंगल भी आपका थीटा के बराबर हो गया। फिर आपने निकाला था कि ये वाला जो लाइट है, S2 वाला लाइट है, ये इसके तुलना में कितना ज्यादा चला, मतलब आपने पाथ डिफरेंस निकाला था। पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था? यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और ये आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू आया था। डेल्टा एक्स कितना आया था आपका? d sin थीटा के बराबर आया था। और यही आपने बोल दिया था कि अगर आपका डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यही सब चीज तो आपने किया था, यहां से आपका ये फॉर्मूला आया था। तो ये किसके लिए था? ये था आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ब्राइट स्पॉट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि n लैम्डा d sin थीटा के बराबर है, तो यहां से आपको पता चल गया कि n किसके बराबर है? d बाई लैम्डा इंटू साइन थीटा। आपको क्या करना है? आपको n का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि n का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने ब्राइट स्पॉट बने हैं। अब आप बताइए n का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो आपका n का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? n का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो है आपका d बाई लैम्डा। मतलब n का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि यहां से आपको पता चलेगा कि आपके कितने ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे। क्या टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स यही है? नहीं, इतने ब्राइट स्पॉट्स तो आपको एक तरफ मिलेंगे, इतना ब्राइट स्पॉट्स आपको एक तरफ मिले, उतने ही ब्राइट स्पॉट्स सिमेट्री से आप बोल सकते हैं कि जितने ऊपर बनेंगे उतने नीचे बनेंगे।
मतलब टोटल ब्राइट स्पॉट्स निकालने के लिए, n टोटल ऑफ ब्राइट स्पॉट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस n की मैक्सिमम वैल्यू को पहले तो आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 से आपने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऊपर वाले ब्राइट स्पॉट्स भी गिन लिए और नीचे वाले ब्राइट स्पॉट्स भी गिन लिए। क्या ये आपको टोटल ब्राइट स्पॉट दे रहा है? नहीं भाई, ये जो सेंटर वाला ब्राइट स्पॉट है इसको भी तो ऐड करोगे। ऊपर वाले को लिया फिर नीचे वाले को लिया, बट इसको छोड़ दोगे तो एक कमी रह गया ना, इसको भी ऐड करना है। मतलब ये हो गया आपका पूरा टोटल नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स का फॉर्मूला। आया समझ में? जब ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आपको इसकी जो वैल्यू लेनी है वो आपको इंटीग्रल वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? इंटीग्रल वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आपका कैलकुलेशन के बाद सपोज करो ये वैल्यू आ रहा है 4.5। 4.5 कहने का मतलब है कि 4 ब्राइट स्पॉट्स तो कंफर्म बन गए, बट जो बाकी 5वां था वो नहीं बन पाया क्योंकि ये 0.5 ही रह गया। तो आप इसका कौन सा वैल्यू लेंगे? आप इसका वैल्यू लेंगे 4। आ रहा है समझ में? लिख लीजिए। आपने टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस बोला जाए तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि भाई जहां डार्क फ्रिंज कहां मिलेगा? जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आपको पता है कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में यहां से आपका वो फॉर्मूला बनकर गया था वाई एन डी का, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स आपको कितने मिलेंगे। सेम लॉजिक लगाते हैं। आपने बोला था कि सर जब इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरे को पहला डार्क स्पॉट मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मेरे को दूसरा डार्क स्पॉट मिले। दूसरा डार्क स्पॉट मतलब क्या? कितने डार्क स्पॉट बने? 1 और 2, 2 डार्क स्पॉट बने। जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो कितने डार्क स्पॉट्स बने? 3 डार्क स्पॉट बने। तो अगर आप n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ले कि n कितना ज्यादा हो सकता है तो आपको टोटल नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो डार्क स्पॉट्स n का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। n की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो फॉर्मूला हमारा आया था कहां से आया था? डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब हम क्या करेंगे? यहां से n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो आपने बोला 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 किसके बराबर होना चाहिए? डी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो आपका यहां से 2n-1 क्या आ गया? 2n-1 आ गया 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा बाई लैम्डा के बराबर आ गया। तो यहां से आपका 2n कितना आ गया? 2n आ गया आपका 2d साइन थीटा बाई लैम्डा प्लस 1 आया। अब देखो यहां से आपका n कितना आ गया? n आपका आ गया 1/2 ऑफ 2d साइन थीटा बाई लैम्डा प्लस 1। अब n की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो n मैक्सिमम अगर आपको निकालना है, n का मैक्सिमम वैल्यू, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। कितना होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू? 1। यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 2d बाई लैम्डा प्लस 1। इस 2 को अंदर भेजो। जब अंदर आप इस 2 को भेजोगे तो ये 2 आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? d बाई लैम्डा प्लस 1/2। तो ये आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है n का मैक्सिमम वैल्यू d बाई लैम्डा प्लस 1/2। ये n का मैक्सिमम वैल्यू आया। क्या यही टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस है? नहीं, क्योंकि इतने तो ऊपर बने, नीचे भी तो बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकालने के लिए, n टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस निकालने के लिए इसी संख्या को आप क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, d बाई लैम्डा प्लस 1/2। आई बात समझ में? अब यहां ध्यान ये रखना है कि जब आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है? इंटीग्रल वैल्यू लेना है। अगर 4.5 आया तो आपको 4 ही लेना है, क्योंकि 5वां डार्क फ्रिंज नहीं बन पाया। कितने डार्क फ्रिंजेस बने हैं? सिर्फ 4। तो 4 लेकर के आपको यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। इसको आप घेरा लगा लें। क्या +1 यहां पर इसलिए हम कर रहे थे क्योंकि यहां पर सेंट्रल पे भी ब्राइट स्पॉट बन रहा था। यहां पर तो सेंटर पे ब्राइट स्पॉट है, डार्क स्पॉट है नहीं, तो यहां पर 1 करने की जरूरत है नहीं। लिख लीजिए फाइनल फॉर्मूला ये है, ये आपको याद होना चाहिए। हो गया? समझ में आया आपको? अगला टॉपिक लिखिए शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। अब हम देखेंगे कि अगर हम स्लिट का शेप बदलेंगे
तो हमारा उसके 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 कॉरेस्पॉन्डिंग आपका फ्रिंज का शेप कैसे बदलेगा। अगला लिखिएगा शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। चलो भाई, सबसे पहला केस जो हमने YDAC में पढ़ा भी था कि अगर आपका जो स्लिट है वो कुछ इस प्रकार का है, अगर आपका स्लिट इस प्रकार का है, बिल्कुल नैरो और लॉन्ग ओपनिंग्स के जैसा है, ऐसा बिल्कुल पतला इस प्रकार का अगर आपका ओपनिंग है, यहां से अगर आपका लाइट इंटर कर रहा है तो आपको स्क्रीन पर कैसा पैटर्न देखने को मिलता था। स्क्रीन पर आपको स्ट्रेट ब्राइट और स्ट्रेट डार्क पैटर्न देखने को मिलता था। यहां पर आपका ब्राइट होता था, फिर आपको यहां पर ब्राइट होता था, इसके बगल में क्या आपको डार्क मिलता था। तो इस प्रकार के केस में, इस प्रकार के स्लिट में जहां आपका स्लिट बिल्कुल पतला और लंबा सा हो, यहां पर आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, तो स्ट्रेट फ्रिंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बना लीजिए इसको। सेकंड केस है कि अगर आपके जो ओपनिंग्स हैं, जो होल्स हैं, वो इस प्रकार के हैं, बिल्कुल पॉइंट होल्स के जैसे हैं, आपका S1 और S2 बिल्कुल पॉइंट होल्स के जैसे हैं, तो जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है, या आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न यहां पर देखने को मिलता है। या आपके स्क्रीन का फ्रंट व्यू हम बना रहे हैं, यहां पर आपको सेंट्रल पे क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, और इसके ऊपर जो आपका अगला पैटर्न का शेप होगा ब्राइट पैटर्न का, वो होगा आपका हाइपरबोलिक। ये होगा आपका ऊपर भी हाइपरबोलिक और नीचे भी आपका हाइपरबोलिक यहां पर फ्रिंजेस देखने को, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका प्रूफ जो है आपके सिलेबस के बाहर का है, बस इतना बना लीजिए। प्रूफ उसका आपके सिलेबस के बाहर का है, इस आपके 12th में नहीं पढ़ना है। यहां तक जो भी पढ़े आज हम लोग समझ में आया। आज हम लोग सबसे पहले कहां से स्टार्ट किए थे, हमने पढ़ा कि आपको अगर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। फिर हमने इंटेंसिटी का पाथ डिफरेंस के साथ ग्राफ ड्रॉ करा। उसके बाद हमने निकाला कि टोटल नंबर अगर आपका YDAC हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस आपकी कितनी बन सकती हैं, वो हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने शेप्स ऑफ फ्रिंजेस भी पढ़ा। इसके आगे कल हम बात करेंगे कि मान लीजिए आप YDAC कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, स्लिट 1 से आपका लाइट आ रहा है, फिर आपका स्लिट 2 से, यही तो होता था। मान लीजिए आपका ये है, आपका सपोज करो ये आपका स्लिट 1 और ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। इसको और थोड़ा नजदीक बनाओ, इतना ज्यादा गैप तो होता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। अभी तक क्या हो रहा था कि इधर आपका स्क्रीन होता था, यहां से आपका लाइट निकलता था, इधर जाता था। अब मान लीजिए यहां से जो लाइट आ रहा है, उसके रास्ते में अगर यहां पर आप एक ग्लास स्लैब को रख देंगे, मान लीजिए एक से लाइट जैसा आ रहा था वैसे आ रहा है, और दूसरे वाले के रास्ते में अगर आप एक ग्लास स्लैब को डाल देंगे तो उससे क्या अंतर पड़ेगा। एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस पर क्या अंतर पड़ेगा। जो पाथ डिफरेंस पर अंतर पड़ेगा उसके चलते आपके इंटरफेरेंस पे क्या अंतर पड़ेगा, वो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कल का यही पहला टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो अभी समझ में सब कुछ आ गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।